हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। और हम आज पढ़ेंगे इलेक्शन के बाद का जितना भी हमारा टॉपिक है, करंट अफेयर्स जो कि पिछले साल के हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट ने अपना एक एसेंट दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023 का अपॉइंटमेंट क्या है। देखिए, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर है वो उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और ये किसकी रिकमेंडेशन होती है? रिकमेंडेशन होती है इस पे एक सिलेक्शन कमेटी होती है, वो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को कि आप इनको चुन लीजिए। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो एक चेयरपर्सन होते हैं। और कुछ जो अपोजिशन है, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे, या फिर जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है लोकसभा में, उसके यहाँ पे लीडर होंगे। फिर होगा आपका यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर जिसको नॉमिनेट करते हैं। फिर एक होता है सर्च कमेटी, जहां पे क्या होगा, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस उसको हेड करेंगे। उनको क्या करना है, पैनल बनाना है जिसमें 5 लोग हो उस पैनल में, ताकि जो सिलेक्शन कमेटी है उसको क्या कर सके, कंसिडर कर सके। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी जो पर्सन है जो होल्ड कर रहा है, या फिर उसने एक इक्विवेलेंट पोस्ट को होल्ड किया है सेक्रेटरी के रैंक का। सेक्रेटरी किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो एलिजिबल होगा। शुड बी पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी हु हैव नॉलेज ऑफ एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट एंड कंडक्ट इलेक्शन। एक वो पर्सन जो कि जिसका एक्चुअली में क्या है कि उसका इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में, ठीक है। और ये जो है एक पर्सन है जो इंटेग्रिटी का है। देखते हैं कि उसका जो टर्म है ऑफिस का, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन है, उनको एक ये ऑफिस को होल्ड करना है। 6 इयर्स का ये टाइम पीरियड रहेगा उस डेट से जहां पे वो अपने ऑफिस को एज्यूम करते हैं, या फिर अगर उनकी एज जो है 65 ईयर है, यानी कि जो 65 ईयर है वहां पे उनका क्या हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाएगा। उसके बाद आता है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमीशन है कमिश्नर है, वो उनका रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। एक बार आपने चुन लिया, ठीक है, दोबारा से आप उनको चुन नहीं सकते। जब हम एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उसका जो टर्म है ऑफिस का वो ज्यादा नहीं होना चाहिए 6 साल से, इन एग्रीगेट्स एज द इलेक्शन कमीशन एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। दोनों को मिला के अगर जैसे इलेक्शन कमिश्नर है उसको आप अपॉइंट करना चाह रही हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट के लिए, तो जो टर्म है ऑफिस का वो 6 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कंडक्ट क्या है बिजनेस इसका? जितने भी बिजनेस होंगे इलेक्शन कमीशन के, वो कंडक्ट होंगे अनएनिमसली। अगर डिफरेंस है ओपिनियन का इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बीच में, तो ये जो मेजॉरिटी है वो फिर डिसाइड करेगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या मकसद है। रिमूवल, रेजिग्नेशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसको रिमूव कर सकते हैं उसके ऑफिस पे ऑन ग्राउंड सिमिलर टू दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट का जज। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं ना, उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। अब आता है जो इलेक्शन कमिश्नर है उसको रिमूव कर सकते हो उसके ऑफिस से, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कर सके, इसको रेकमेंड कर सके। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर वो रिजाइन कर सकते हैं एट एनी टाइम, और उनको अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो किसको देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा राष्ट्रपति साहब को। अब यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स दी गई है इलेक्शन कमिश्नर और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिलेटेड टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट। देखते हैं आर्टिकल 314 जो है, आर्टिकल 314 कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का एक क्या है, ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। एडमिनिस्ट्रेट करता है यूनियन को और स्टेट इलेक्शन को, और ऑफिस जो है प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का इंडिया में। आर्टिकल 374 क्लोज 2 कहता है जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो एम्पावर्ड है कि वो इन दोनों को अपॉइंट कर सके। ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को इंडिया के कि आप फिक्स करो फ्रॉम टाइम टू टाइम द नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर अदर देन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, आपको
जो नंबर है उसको क्या करना है, फिक्स करना। अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, 2023 का रीसेंट केस है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और इलेक्शन कमिश्नर है वो एक कमेटी से चूज किए होंगे, और कमेटी में प्राइम मिनिस्टर होंगे, आपके होंगे लीडर होंगे ऑपोजिशन के पार्लियामेंट में, और जो चीफ जस्टिस है इंडिया के वो होंगे। अब टिल दिस रूलिंग इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैड बीन अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर रिकमेंडेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। एस्पेक्ट्स क्या है आपके इलेक्शन प्रोग्रेस के रिफॉर्म की। डिपार्टमेंट रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ एंड जस्टिस tabled a report on specific aspects of the election process and their reform. Key aspects क्या है इस रिपोर्ट के? कॉमन इलेक्टोरल रोल। इंडिया के पास दो तरह के इलेक्टोरल रोल्स है। पहला होता है जनरल इलेक्टोरल रोल्स ओवरसीन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और दूसरा होता है सेपरेट इलेक्टोरल रोल्स स्टेट इलेक्शन कमीशन। अब यहाँ पे आता है कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफ गार्ड क्या है। आर्टिकल है हमारे पास 324 क्लोज 1 कहता है कि इसने एम्पावर कर दिया है इलेक्शन कमीशन को, इंडिया को, कि आप सुपरवाइज कर सकते हैं, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं प्रिपरेशन और रिवीजन किसका, इलेक्टोरल रोल्स का। सारे इलेक्शन जो भी इलेक्शन होंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स को इलेक्शन हो। आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 ZA इंटरेस्ट करता है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को कि आपके पास से टास्क है कि आप जो इलेक्टोरल रोल्स का जो भी रिवीजन है लोकल बॉडी में जो इलेक्शंस होते हैं आप उनको देखिए। 243 और 243Z। अब आता है रिप्रेजेंटेशन किसका, पीपल एक्ट 1950 का। प्रिपरेशन और रिवीजन जो है इलेक्टोरल रोल्स का for parliamentary and assembly constituency are governed under the provisions contained in part 2B section 133 व section 13D। क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन किसका, पीपल एक्ट का 1950। ये कहते हैं कि जो इलेक्टोरल जो रोल्स है पार्लियामेंट के जो इलेक्शन होने हैं और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जो इलेक्शन होनी है उसका प्रिपरेशन, उसका रिविजन वो किसके अंदर होता है, वो कंटेन है हमारा पार्ट 2B सेक्शन 13D में। फॉल्स डिक्लेरेशन ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर इलेक्शन। लीगल सेफगार्ड्स कुछ दिए गए हैं। कहते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन को, उनको एक एफिडेविट क्या करना है, फाइल करना है फॉर्म 26 में अंडर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में ये रूल बना दिया गया है, उसी रूल के हिसाब से ये सब कुछ होगा। सेक्शन 33A अंडर RPA 1951 क्या कहता है, ये रिक्वायर करता है एक कैंडिडेट को कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करनी है अबाउट चार्जेस। अगर आपके पास कोई चार्जेस है जो कोर्ट ने लगाए हैं वो आपको देने हैं। अगेंस्ट देम फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल बाय मोर देन 2 years इम्प्रिजनमेंट। सॉरी कैंडिडेट्स वो डिस्क्लोज अगर करता है, ओके। सो अब यहाँ पे जो है अगर एक कैंडिडेट्स को अपनी इंफॉर्मेशन देनी है ठीक है, अबाउट चार्जेस फ्रेम बाय अ कोर्ट अगेंस्ट देम फॉर ऑफेंसेस पनिशेबल बाय मोर देन 2 years इम्प्रिजनमेंट। कि अगर ऐसा हुआ है कि जो कैंडिडेट है उसके साथ ऐसा हुआ है कि उसको साल के 1 साल से ज्यादा की जेल हुई है तो भी उसको बताना है। 25A जो है ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 वो डील करता है पेनल्टीज के साथ फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब आता है मिनिमम एज ऑफ वोटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे ये कहा गया है कि जो वोटिंग है वोटिंग का मिनिमम एज कितना होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दिया गया है कि मिनिमम एज क्या है जिससे कि आप इलेक्शन को कॉन्टेस्ट कर सकते हो।
ये बताया आपके आर्टिकल 84 में। आर्टिकल 84 हमारा कहता है कि मिनिमम जो है वो 25 साल है। अगर आप लोकसभा के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो 25 साल मिनिमम एज है, और 30 साल जो है वो है राज्यसभा के इलेक्शंस लड़ने के लिए। अब आता है कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन। आर्टिकल 173 कहता है कि मिनिमम 25 ईयर्स है अगर आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, और 30 साल है अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन को लड़ना चाहते हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन, सरकार ने एक कमिटी को सेटअप किया है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है राम नाथ कोविंद, उनके अंडर, ताकि वो एग्जामिन कर सके फिजिबिलिटी किसका, साइमल्टेनियस इलेक्शंस का, और वन नेशन वन इलेक्शन। अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शन, क्या होता है साइमल्टेनियस इलेक्शन? देखिए, साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है उसका एम है कि जो भी इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो, चाहे स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हो, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस हो, चाहे पंचायत के इलेक्शंस हो, उनको सिंक्रोनाइज करना इस तरह से कि जो वोटर्स है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो वोट करे उस ही दिन पर। इसका मतलब ये नहीं है कि जो वोटिंग हो रही है अक्रॉस द कंट्री फॉर ऑल इलेक्शंस नीड टू हैपन ऑन अ सिंगल डे। मतलब कि जितनी भी, जैसे आज फॉर एग्जांपल 29 फैब है, तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन आज हो सकते हैं, किसी के कल हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरे भारत में जो इलेक्शंस है वो सिंगल डे ही हो। इट कैन बी कंडक्टेड इन अ फेज वाइज मैनर एज पर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, प्रोवाइडेड voters in particular constituency vote for both the state assembly and Lok Sabha on the same day। कि लोकसभा के भी इलेक्शन आपने तभी करा लिए और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने तभी निपटा लिए हैं। साइमल्टेनियस इलेक्शन ये क्या थे, नॉर्म थे अंटिल 1967। जब यहाँ पे क्या हुआ, डिसोल्यूशन हुआ था कुछ लेजिस्लेटिव असेंबलीज का 1968 में, 1969 में और 1970 में। तो जो स्टेट असेंबलीज के और जो पार्लियामेंट के जो इलेक्शंस थे वो फिर क्या हुआ कि सेपरेटली ही होने लगी, स्टेट असेंबलीज के अलग, पार्लियामेंट के इलेक्शन अलग। फिर बाद में क्या हुआ, एक साइमल्टेनियस इलेक्शंस आइडिया को प्रपोज किया गया 1983 में, प्रपोज किया गया किससे, इलेक्शन कमीशन। सो इट वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय द दिनेश गोस्वामी कमेटी। अब यहाँ पे पढ़ते हैं आर्टिकल 83 क्या कहता है। ये बताता है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि जो पार्लियामेंट के हाउसेज है उनकी ड्यूरेशन क्या है। आर्टिकल 85 कहता है सेशन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में बताता है, प्रोपोगेशन के बारे में बताता है, डिसोल्यूशन के बारे में बताता है। अब आता है आर्टिकल 172 जो बताता है ड्यूरेशन किसका, स्टेट लेजिस्लेचर्स का। आर्टिकल 174 सेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, प्रोपोगेशन एंड डिसोल्यूशन। आर्टिकल 356 provisions in case of failure of constitutional machinery in states। यहाँ पे आता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्रिमिनलाइजेशन जैसे मतलब पता है वर्ड से ही, तो यहाँ पे क्या हुआ था, रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी जिसका जो टाइटल था एनालिसिस ऑफ सिटिंग एमपीज फ्रॉम लोकसभा एंड राज्यसभा ऑफ इंडिया 2023, वो रिलीज हुई थी। इसमें क्या था, जब ये रिपोर्ट रिलीज हुई, ये रिलीज की एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR एंड नेशनल इलेक्शन वॉच ने इसको रिलीज किया। ADR 1999 में एस्टेब्लिश हुआ था। एक ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स थे जो IIM अहमदाबाद से थे, ठीक है। केरला का क्या है, हाईएस्ट नंबर है MPs में, उनके पास बहुत ज़्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। उसके बाद आता बिहार और फिर महाराष्ट्र। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि हमें क्रिमिनल्स का इन्फिल्ट्रेशन करना है, लॉ ब्रेकर्स का और करप्ट इंडिविजुअल्स का, किसमें, पॉलिटिकल सिस्टम। बहुत सारी कमीशंस बनी, कमिटीज बनी ऑन क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पहला आता है NN बोहरा कमेटी रिपोर्ट 1993 में आई थी। इसने कहा था कि जो नेक्सस है बिटवीन द क्रिमिनल गैंग्स, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिशियंस हैज कम आउट क्लियरली इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दूसरा कमीशन आया था नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2001। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन आई थी 2005 में। अब जैसे क्या है कि कोई भी जो कैंडिडेट है वो कॉन्विक्टेड है तो उसके कुछ लीगल सेफगार्ड्स दिए गए हैं। सेक्शन 8 क्लोज 3 कहता है ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कहता है कि कोई भी
लॉ मेकर है जिसको सेंटेंस हो गई है 2 साल की कम से कम जेल की, रिमेन डिस्क्वालिफाइड फॉर 6 years अपॉन देयर रिलीज, अगर वो रिलीज भी हो जाते हैं 2 साल के बाद तो फिर वो अगले 6 साल तक इलेक्शन को नहीं लड़ सकते या नहीं लड़ पाएंगे। सेक्शन 8 क्लोज 4 क्या कहता है कि आरपी एक्ट का, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का क्या कहता है 1951 में इसने अलाउ किया था कन्विक्टेड एमपीज एंड एमएलएज एंड एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कि आप जो है अपनी पोस्ट को तो कंटिन्यू किए, ठीक है, प्रोवाइडेड दे अपील्ड अगेंस्ट देयर कन्विक्शन सेंटेंस इन हायर कोर्ट्स विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ जजमेंट बाय द ट्रायल। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे उनको एक उनको कुछ उनके खिलाफ कोई फैसला आया है जजमेंट के ट्रायल कोर्ट ने दिया है, तो उनको क्या करना है कि अपने खिलाफ क्या करना है, अपील करना है अपने कन्विक्शन के अगेंस्ट। कहाँ पे? कोर्ट में। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013 का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो सेक्शन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म 2002, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया था कि इलेक्टर्स जो है उनके पास फंडामेंटल राइट है कि उनको जो कैंडिडेट्स हैं जो भी इलेक्शन लड़ रहा है उसके बारे में उनको बिल्कुल पार्शियलिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पूरी इंफॉर्मेशन उनको दी जाए। पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2004 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था कि सेक्शन 33B जो है ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और क्या है, वॉइड है। सेक्शन ने अलाउ किया था कैंडिडेट्स को कि आपको फर्निश करनी इंफॉर्मेशन ओनली अंडर द एक्ट। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया था पॉलिटिकल पार्टीज को कि आपको पब्लिश करना है क्रिमिनल रिकॉर्ड्स उन कैंडिडेट्स के जो कि इलेक्शन जो है वो या तो लड़ रही हैं या फिर इलेक्शन में वो पार्टिसिपेट कर रही हैं एज अ कैंडिडेट्स ऑन देयर वेबसाइट्स। अपनी वेबसाइट पे आप इसको डाल दो, सोशल मीडिया पे कर दो, हैंडल्स पे और न्यूज़पेपर पे ये कर दो। फिर आता है राम बाहू सिंह ठाकुर वर्सेस सुनील अरोड़ा 2020। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन को कहा था, इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट एनी नॉन कंप्लायंस बाय पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्टोरल फंडिंग क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको क्या क्या डायरेक्ट किया है कि आप अपना डेटा दो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे डेटा दो जो पॉलिटिकल पार्टीज रिसीव करती है। सितंबर 30 2023 लास्ट डेट दी गई थी। 2019 में क्या था कि जब एक हियरिंग चल रही थी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पिटीशन अगेंस्ट द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का उसको सबमिट करना डेटा इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जो पॉलिटिकल पार्टीज रिसीव करती हैं। अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसने रिवील किया है कि जो 25 पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपना बैंक अकाउंट बनाया है ताकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को क्या कर सके, रिसीव कर सके। इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है वो इंटरेस्ट फ्री बेयरर बॉन्ड्स है या फिर मनी इंस्ट्रूमेंट है जो या तो उनको कंपनीज परचेज कर सकती है या फिर इंडिविजुअल्स भी इनको परचेज कर सकता है इंडिया में, और आप इनको ऑथोराइज्ड ब्रांचेस से कर सकते हैं परचेज ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाके आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को खरीद सकते हैं। ये अनाउंस था यूनियन बजट 2017 से 18। सोल्ड इन मल्टीपल्स ऑफ रुपीज, या तो 1000 का होगा या 10,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का या फिर 1 करोड़ का। ये केवाईसी कंप्लाइंट जो अगर आपका अकाउंट है तो वहीं से आप इसको परचेज कर सकते हो ताकि आप जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको क्या करो, डोनेशंस दे दो। नो कैप ऑन द नंबर ऑफ ईबी इलेक्टोरल बॉन्ड्स दैट अ पर्सन और कंपनी कैन परचेज, कितने भी आप खरीद सकते हो, इट इज अप टू यू। अवेलेबल फॉर परचेज फॉर 10 डेज, ये आता है जनवरी में आप इनको खरीद सकते हो, अप्रैल में खरीद सकते हो, जुलाई में और अक्टूबर में। जितने भी ट्रांजैक्शन है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के आर कैरीड आउट वाया चेक्स और डिजिटली, तो या फिर तो आप चेक
के जरिए होगा ट्रांजैक्शन या फिर होगा आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन। आइडेंटिटी जो है डोनर की वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है ताकि जो रिटेलिएशन या इंटीमेशन का वो ना हो, एक इशू ना हो, एक रिस्क ना हो। इसमें आते दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, नेशनल पार्टी स्टेटस। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं कि साइटिंग द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 का जो कहता है कि आपको जो क्राइटेरिया देता है रिकॉग्निशन का एज ए नेशनल और स्टेट पार्टी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नाउ रिकॉग्नाइजेस 6 नेशनल पार्टीज। तो 6 नेशनल पार्टीज जैसे एक बीजेपी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, नेशनल पीपल्स पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। पार्टी जो है वो नेशनल स्टेटस कैसे डिसाइड होता है पार्टी का, वोट्स होती है लोकसभा में, स्टेट पोल्स आते हैं। एक पार्टी को कम से कम 6% वोट जो है वो जीतनी पड़ेगी इन 4 और मोर स्टेट, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में 6% वोट आपको ज़रूरी है लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर असेंबली इलेक्शंस में। असेंबली के जो इलेक्शंस है इन एडिशन हैव एटलीस्ट 4 मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, और कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में, 4 मेंबर और 4 स्टेट में 6% वोट। सिंपल सा क्राइटेरिया है। सीट्स क्या है लेजिस्लेटिव स्टेट्स में, सॉरी इट्स लोकसभा, ठीक है। 4 जो है सीट्स इन लोकसभा के इलेक्शन या फिर असेंबली के इलेक्शंस। सीट लोकसभा में इसके पास 2% सीट होना चाहिए लोकसभा की सीट्स में, और जो कैंडिडेट्स है वो एंड हैव कैंडिडेट्स फ्रॉम नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। अच्छा 3 स्टेट से ज़्यादा जो है, कम से कम 3 स्टेट से वो कैंडिडेट्स उनके होने चाहिए। एक स्टेट पार्टी होनी चाहिए इन एटलीस्ट 4 स्टेट। बिल्कुल। बेनिफिट्स क्या है नेशनल पार्टी स्टेटस का, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपको रिजर्व सिंबल दिए जाते हैं इसके कैंडिडेट्स को थ्रू आउट इंडिया, नीड ओनली 1% टू प्रपोज कैंडिडेट्स नेम टू फाइल नॉमिनेशन। इनको ब्रॉडकास्ट फैसिलिटीज मिलती है, जैसे आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, जब जनरल इलेक्शंस होते हैं। 40 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं इनके, जबकि जो दूसरी है पार्टीज उनके सिर्फ 20 स्टार कैंपेनर्स होते हैं। स्टार कैंपेनर होते क्या है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने कुछ एडवाइजरी इशू की है सारे स्टार को, टू रिमेन विद इन द कन्फाइंस ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। क्या कहता है स्टार कैंपेनर्स के बारे में, ये पॉलिटिकल पार्टीज इनको नॉमिनेट करेगी ताकि ये कैंपेन कर सके इन ईच सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। यहाँ पे कोई लॉ नहीं है जो गवर्न कर सकता है कि कौन कर सकता है या कौन नहीं कर सकता है, किसको हम स्टार कैंपेनर बना सकते हैं किसको नहीं। लिस्ट जो है स्टार कैंपेनर का वो किसको देना है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिस को देना है, और जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया का उसको भी देना है विद इन अ वीक फ्रॉम इलेक्शन नोटिफिकेशन डेट। इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन की नोटिफिकेशन डेट आ गई है तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर देना है। सेक्शन 77 क्लोज 1 में बिल्कुल साफ साफ कहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसमें भी बिल्कुल साफ साफ ये बात कही गई है। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी 4 स्टार कैंपेनर हो सकते हैं उसके, और जो अनरिकॉग्नाइज है वो पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड नहीं है उनके सिर्फ 20 हो सकते हैं। पोल एक्सपेंडिचर सेक्शन 77 क्लोज 1 आरपीए के हिसाब से 1951 का, ये एयर से ट्रैवल कर सकते हैं या फिर दूसरे मीन्स भी हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट के, अपने जो प्रोग्राम है उनको प्रोपोगेट करने के लिए, और ये कैंडिडेट्स के एक्सपेंडिचर्स में ये काउंट नहीं होने चाहिए। फ्रीबीज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स ने इशू किया था कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स ताकि जो फ्रीबीज है उनका लिमिट कर सके उनके यूसेज पे और लिकर पे टू अट्रैक्ट वोटर्स। जैसे कभी क्या होता है कि कुछ शराब बांट दी है ना, ऐसा करते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं जब अट्रैक्ट करना होता है वोटर्स को, या फिर उनको कुछ फ्रीबीज कुछ फ्री में दे दिया कि आप हमारी तरफ से आपको ये ले लो, कुछ ऑफरिंग्स दे दी, डिस्ट्रीब्यूशन दे दी। तो यहाँ पे क्या है, जैसे फ्रीबीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, ऑफरिंग डिस्ट्रीब्यूशन किसका, इरेशनल ऑफरिंग्स का जो पॉलिटिकल पार्टीज करती है एज पार्ट ऑफ इलेक्टोरल प्रोमिसेस, जैसे कि प्रेशर कुकर दे दिया,
वॉशिंग मशीन दे दी, टेलीविजन दे दिया, एटसेट्रा, फ्री ऑफ चार्ज में सब जाता है। एसओपी का एम है कि इसको सस्पिशियस जो कैश जाता है और जो लिकर जाता है, ड्रग्स जाते हैं, नारकोटिक्स जाता है, फ्रीबीज जाता है, जो कि स्मगल्ड होते हैं असेंबली इलेक्शंस में और जनरल इलेक्शंस में, उनको रोकने का काम इनका है। की हाईलाइट क्या है एसओपी की? जीएसटी और कस्टम ऑफिशियल्स टू मॉनिटर डिस्ट्रीब्यूशन किसका? कूपन बेस्ड और फ्री फ्यूल और कैश फॉर एल्यूरिंग प्रोस्पेक्टिव वोटर्स। कभी कभी क्या होता है, कूपन बेस्ड या फिर फ्री फ्यूल दे दिया जाता है, कैश दे दिया जाता है, उसको इनका मॉनिटर करने का जो काम है वो जीएसटी और कस्टम ऑफिशियल्स का ही है। सेटिंग अप फ्लाइंग स्क्वाड्स एंड स्टैटिक सर्विलेंस टीम, ताकि व्हीकल को चेक कर सके, वेरिफिकेशन हो सके, वेयर हाउसेस का मूवमेंट जो है आइटम का, जैसे साड़ीज है, पार्टी फ्लैग्स है, जो एसोसिएटेड है कैंडिडेट्स के साथ या पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, विदाउट एन ई-वे बिल में बी कॉन्फिस्केटेड। पोल का एक्सपेंडिचर होता है जब आप डिक्लेयर करते हो कैंडिडेट्स को असेंबली इलेक्शंस के लिए, तो कुछ वीक्स पहले जब पोल्स का अनाउंसमेंट होता है उसको आपको एक्सपोज करना है गैप्स इन इलेक्शन कमीशन पोल एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग रूल्स। रूल कहते हैं कि जो अकाउंटिंग है कैंडिडेट्स की, जो स्पेंडिंग है, कितना उसने स्पेंड किया नॉमिनेशन से, और एंड नोट फ्रॉम द अनाउंसमेंट ऑफ पोल। जब आप नॉमिनेट हो गए इलेक्शन के लिए तो वहां से आपने कितना स्पेंड किया है ये चेक हो जाता है। सेक्शन 7 क्लोज 1 के हिसाब से, जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, कैंडिडेट से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अपना जो एक्सपेंडिचर है उसका अकाउंट वो उस डेट से दे जिसमें वो नॉमिनेट हुए हैं टिल डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। स्पेंडिंग जो है अगर आप मैक्सिमम लिमिट की कर रहे हैं जो इलेक्शन की एक्सपेंसेस होती है उससे, तो उसको आपको बोला जाएगा आप करेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं अंडर सेक्शन 123 क्लोज 6 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इलेक्टोरल लिटरेसी, रिसेंटली क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ताकि जो इलेक्टोरल लिटरेसी है उसको क्लासरूम तक लेके जाए पूरी देश में। इसके मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कुछ सेलिएंट फीचर्स है। ये क्या करता है, सिस्टमेटिकली इंटीग्रेट करता है वोटर की एजुकेशन को और इलेक्टोरल लिटरेसी को करिकुलम, ठीक है, जो 6 से 12th क्लास के सभी जो स्कूल है वहां से पढ़ाया जाएगा। इनिशिएटिव भी लिए गए हैं ताकि आप प्रमोट कर सको इलेक्टोरल लिटरेसी को, जैसे सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन और इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम है। फ्लैगशिप प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वोटर एजुकेशन के लिए, जो स्प्रेड होता है, करता है वोटर की अवेयरनेस और प्रमोट करता है वोटर की लिटरेसी। भारत में इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स भी है जो इंस्टीट्यूट कैंपसेस में बने हैं अक्रॉस द कंट्री, और ये बनाए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अंडर SVEEP कैंपेन के। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जो इंगेज करता है स्कूल के स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू और सेंसिटाइज करता है उनको कि आपकी क्या क्या इलेक्टोरल राइट्स हैं, और उनको फिर फैमिलराइज भी कर सकता है इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है रजिस्ट्रेशन की और वोटिंग की। इनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल एनवायरनमेंट, इलेक्शन कमीशन ने डिजाइन किया है इन हाउस सॉफ्टवेयर ताकि जो कंप्लीट कैंडिडेट और इलेक्शन मैनेजमेंट हो सके एनकोर के थ्रू। ये एक एंड टू एंड एप्लीकेशन है फॉर रिटर्निंग ऑफिसर्स टू डिजिटाइज द वोट्स पोल्ड एंड टैबुलेट द राउंड वाइज डेटा, देन टेक आउट वेरियस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स ऑफ काउंटिंग। दूसरी एप्लीकेशन जिसको हम बोलते हैं एनकोर स्क्रूटिनिटी एप्लीकेशन, ये अलाउ करता है जो रिटर्निंग ऑफिसर्स है उनको हम स्क्रूटिनाइज कर सके नॉमिनेशंस फिल्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑनलाइन। अब एनकोर नोडल ऐप के थ्रू क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है, जैसे फायर डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, एनवायरनमेंट है, ये कोई भी ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देते हैं रैलीज को, ताकि आप रैलीज कर सको, आप रोड शोज कर सको एटसेट्रा। पॉलिटिकल पार्टीज भी ये कर सकते हैं और कैंडिडेट्स भी कर सकते हैं। वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल क्या होता है, इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, उसने डिफेंड किया है ईवीएम वीवीपैट सिस्टम को और कहा है कि एक जो नया पिटीशन है जो कि कहता है कि 100% डेटा क्रॉस वेरिफिकेशन हो, ये रिग्रेसिव है।
रूल 56D और रूल 49MA जो है ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 कहता है कि यहाँ पे EVM WPAT प्रोसेस वेरिफिकेशंस का क्या हो, रिड्रेसल हो, कंसर्न एक्सप्रेस बाय वोटर। PAT अलाउ करता है वोटर को कि आप एक प्रिंटेड स्लिप को देख सकते हैं 7 सेकंड के लिए, जो जिसमें आपको सीरियल नंबर दिखेगा, नाम दिखेगा और सिंबल दिखेगा जो आपने कैंडिडेट चूज किया है उसका। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं हम, इलेक्टोरल लिटरेसी क्या इंक्लूड्स करती है। इंक्लूड करते हैं इंफॉर्मेशन सरकार के बारे में, प्रिंसिपल इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज जो नेशन अब फेस कर रहा है, डेमोक्रेसी की वैल्यू और इक्वल राइट्स किसकी, विमेन की और मेन की, अमंग अदर्स।